वीडियो शुरू करें इसके पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आपने आज के वीडियो का थंबनेल देखा होगा या फिर हेडलाइन पढ़ी होगी, चलिए एक बार लिख लेते हैं आज हम क्या बात करेंगे। खरमास या मलमास की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, विशेषकर तो यही नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि जो भी बात करेंगे कहीं ना कहीं इन शब्दों में ही आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। मलमास को भी कहा जाता है और देखो, अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग भाषाओं में उनका अलग अलग अर्थ भी है। कई जगह पर मलमास, जो हमारा पुरुषोत्तम मास आता है, जो कि 3 सालों में 1 महीना बढ़ता है, उसे भी कह देते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग ये जो दिसंबर वाला जो महीना होता है, जिसमें आधा दिसंबर आधा जनवरी ये जो होता है, इसको भी मलमास माना गया। यानी कि दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। यानी यहाँ जो बात हो रही है वो लगभग 15 दिसंबर से 14-15 जनवरी के बीच वाली बात हो रही है, जिसे कि अपने हिसाब से आप जो भी नाम आपके यहाँ कहा जाता हो वो समझ सकते हैं। लेकिन मुख्यतः ये बात है जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं उस समय की क्या है स्थिति, क्या है जानकारी, क्या है ये सारी बातें, आइए चेक करते हैं। तो मुख्य चीज़ें इस खरमास या मलमास में जो देखने लायक है, क्यों अच्छा नहीं मानते हैं इस समय को। अभी आप अखबार देख रहे होंगे, यूट्यूब देख रहे होंगे या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक या कुछ भी देख रहे होंगे, तो लगभग जानकारी आ रही होगी कि खरमास लगने वाला है, मलमास लगने वाला है, शादियां नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अपने सब काम जो पेंडिंग है वो फटाफट पूरे कर लो इसके पहले पहले। तो वो क्यों, शुभ कार्य क्यों वर्जित है, यानी वही शादी ब्याह या जो भी इस तरह के कार्यक्रम है, मुंडन, गृह प्रवेश या कुछ भी ऐसी अच्छी डील जो हमारे भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है या बहुत समय से इंतजार कर रहे थे जिस काम के लिए, उसे अभी नहीं करना है। तो वो जो सारी चीज़ें यहाँ देखनी है। क्यों सर्दी अधिक पड़ती है इस समय पर, या टेम्परेचर क्यों कम रहता है। भाई चलिए, उत्तर भारत है या पूर्व भारत है या इवन पश्चिम भारत में भी, राजस्थान गुजरात तक तो अच्छी सर्दी है, लेकिन कोई महाराष्ट्र में रह रहा है या केरल तमिलनाडु में रह रहा है, वो कह रहा है हमारे यहाँ तो सर्दी नहीं पड़ती। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो टेम्परेचर थोड़ा कमज़ोर या थोड़ा कम रहता है उस समय। उसके क्या कारण है, आइए आज ये सारी चीज़ें जानेंगे, क्योंकि इनमें कुछ साइंटिफिक बातें हैं, कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं और कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिससे कि हम इस विषय को बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर खरमास और मलमास की क्यों आलोचना की जाती है या क्यों इस वक्त को अच्छे कामों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। देखते हैं। तो इसके पीछे एक कहानी है, चलो उस कहानी को सुन लेते हैं सबसे पहले और समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, जब सूर्यदेव गुरु की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, यानी ये जो मैंने समय बताया है 15 दिसंबर से 14 जनवरी के आसपास, 1-2 दिन कम या ज़्यादा हो सकता है हर साल के अनुसार। ये वीडियो केवल इस साल के लिए नहीं बल्कि हर आने वाले उस साल के लिए है जिसमें ये समय आएगा। तो कम ज़्यादा कुछ न कुछ हो सकता है 1 आध दिन, क्योंकि सूर्य की जो गति है वैसे बहुत फिक्स रहती है, बहुत ही कम परिवर्तन होता है। ज़्यादा फर्क होगा तो 1-2 दिन का, 1 दिन का आगे या पीछे का अंतर हो सकता है। तो जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे खरमास कहा जाता है। अब ये खरमास का क्या मतलब हुआ, तो यही आज हम समझ रहे हैं। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक किंवदंती है या दंत कथा है, या आप यूँ मान के चलिए, एक इस बात को समझने के लिए लॉजिक है कि सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के साथ में इस सृष्टि की परिक्रमा करते हैं। यानी उनका काम है लगातार चलना, लगातार चलना और लगातार चलना। एक क्षण का भी उनको आराम नहीं है, या ये यूँ कहूँ कि मैं अनवरत चलना उनका काम है। तो इसी प्रकार से ये हर वर्ष इसी प्रकार से आपको मालूम है अनवरत घूमते हैं। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब इनके जो 7 घोड़े हैं उन्हें पानी की प्यास लगी और सूर्यदेव भी कुछ समय के लिए भावना में आ गए कि चलो उनको पानी पीने दिया जाए। तो वो एक तालाब के किनारे रुके और जैसे ही वो घोड़े पानी पीने लगे तो उनको समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता हुआ देखा, और देखने से इनको एहसास हुआ कि यार ये गलत हो रहा है, और अगर इन्हें ज़्यादा समय लग गया तो कहीं ना कहीं दुनिया का जो चक्र है उसमें गड़बड़ ना हो जाए। तो वहाँ उस घोड़ों के साथ में 2 गधे भी पानी पी रहे थे, और उन गधों को ही लेकर सूर्यदेव ने सोचा कि मैं अपनी यात्रा, अपनी जो भी अपना सिस्टम है उसे पूरा कर लूँ। और उन्होंने जैसे ही सिस्टम को पूरा करने के लिए उन गधों को अपने रथ में जोता, और जोतने के साथ में जब वो आगे बढ़ने लगे तो उन्हें एहसास हो गया कि मेरी जो गति है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो गई है।
और ये धीमापन उनका लगभग 1 महीने तक चला, जब तक कि वो धनु से मकर में प्रवेश नहीं कर गए। और जब वापस मकर में प्रवेश करे और प्रवेश करने के बाद जब 7 घोड़े उनके रथ में लगे तो उनकी स्पीड पुनः वैसी हो गई जैसी होनी चाहिए। और जैसे ही स्पीड पकड़ी, प्रकाश अपने तेज मतलब अपना जो भी उसका तेज है उसी हिसाब से होने लगा। तो दोस्तों इस कहानी से क्या समझे हम, आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर भी एक ब्रीफ में आपको बता दूँ कि ये जो खर है इनको मतलब गधा भी कहा जाता है या गधे को खर कहा जाता है संस्कृत भाषा में। और मास मतलब पूरा 1 महीना गधों के सहारे सूर्यदेव ने जो अपना रथ चलाया, उसकी वजह से जो स्पीड कम हुई, स्पीड कम होने से जो टेम्परेचर था वो धरती पर कम आया। इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर समझ में आ जाएगी। इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें हैं जिसको अपन क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि ये विषय, ये टॉपिक बिल्कुल गहनता से आज आपको समझ आ जाए। तो अगर हम इसको जीवन में भी कई बार इस कहानी से समझ लेने की कोशिश करें, जब भी हम जीवन में कोई सेकंड ऑप्शन अपनाते हैं, वो भले हमें उस समय अच्छा लग रहा हो, लेकिन कई बार या बल्कि बहुत सी बार उस सेकंड ऑप्शन का हमको परिणाम अच्छा नहीं मिलता, अनुकूल नहीं मिलता, फ़ायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। या यूँ कहूँ कि मतलब जो बेस्ट ऑप्शन है वो कई बार हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, हम दूसरा ऑप्शन उठा लेते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपके काम में, आपके शादी में, आपके और किसी भी प्रकार का सामाजिक जीवन या पारिवारिक या व्यावसायिक जीवन, कैसा भी जीवन हो, तो हमें कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना बाद में ज़्यादा पड़ता है बजाय उस समय के, क्योंकि गलती तो हो गई, अब उस गलती का परिणाम हमें भुगतना है। और भुगतने के रूप में यही है कि ये जो खरमास है ये कहीं ना कहीं सूर्य से जुड़ गया, सूर्य के साथ में गधों से जुड़ गया, और ये कुल मिलाकर के दोनों ही चीज़ें अपने आप के अंदर एक कहानी बन गई। और ये कहानी का आज परिणाम है कि ये वीडियो जो है आज उसी बारे में हो रहा है और पूरी दुनिया इस 1 महीने को बड़ा अजीबोगरीब दृष्टि से देखती है कि यार ये क्यों हो जाता है, क्या हो जाता है। तो उसके बारे में ये पूरी क्लियर जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में लेंगे हम धनु राशि में सूर्य का प्रवेश। जैसा कि मैंने आपको यहाँ कभी बताया था कि धनु राशि में ये प्रवेश करके, लेकिन धनु राशि में प्रवेश का महत्व क्यों है, तो आप इसे समझेंगे तो हर साल 14-15 जो दिसंबर होती है उसके आसपास में ये प्रवेश करते ही करते हैं। आप चाहे किसी भी कुंडली को उठा लीजिए, पंचांग देख लीजिए, ये नियम फिक्स है। और जब ये धनु में आते हैं तो इसका मतलब ये गुरु की राशि में आते हैं। तो आप सबको मालूम है जितने भी मांगलिक कार्य हैं, जितने भी परिवार में खुशियों की काम हैं, या यूँ कहूँ कि हमारे परिवार में वंश वृद्धि हो या बहू का आना हो या या बच्चे का जन्म हो, कोई मुंडन हो, कोई और गृह प्रवेश हो, ये सभी जो कार्यक्रम हैं ये सब गुरु की सानिध्यता में यानी इनके आशीर्वाद से ही हमको मिलते हैं। लेकिन जब सूर्य धनु राशि में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है ये गुरु की राशि में बैठ करके गुरु को अस्त करने जैसा काम करते हैं। हालांकि जन्म कुंडली में हम ये नियम नहीं मानते हैं कि ये जब गुरु के साथ होंगे तभी सूर्य गुरु के साथ होंगे तभी गुरु अस्त होंगे, और वो भी एक प्रॉपर डिग्री में। उसकी राशि में जाने पर हम नहीं ये नियम लगाते हैं, लेकिन सांसारिक नियम ये है कि जब इसकी राशि में पहुंच गए तो गुरु को अस्त के समान माना गया, और जब गुरु ही अस्त हो गए तो इन सब कार्यों को कराने का धनी धोरी कौन, जिम्मेदार कौन, या फिर गुरु का आशीर्वाद हम किससे लेंगे। आप इसको ऐसा समझ लग सकते हैं, कोई 2 लड़के लड़की यानी कि एक जोड़ा शादी करे और उन्हें अपने पिता का आशीर्वाद ना मिले। शादी भले कर लेंगे, हो सकता है खुशहाल जीवन भी जी ले, लेकिन ये मन में सदैव मलाल रहेगा कि यार हमें हमारे पिताजी ने आशीर्वाद नहीं दिया। तो इसी प्रकार से गुरु जो है ग्रह वो इन सब चीज़ों के कारक हैं और उनका आशीर्वाद मिलना अति अनिवार्य है। और उनका आशीर्वाद कैसे मिलेगा, वो खुद आके नहीं देंगे, लेकिन उनकी जगत में उपस्थिति वो अस्त अवस्था में ना हो तो हमारे लिए बस वही काफ़ी है कि उनकी रश्मियाँ धरती तक आ गई और जिस कार्य को हमने किया है उसका लाभ हमें पूरा मिल गया। तो ये होती है इस स्थिति की बात, इसलिए शादी विवाह वगैरह सब इस समय पर उचित नहीं माने जाते। देखते हैं तीसरा पॉइंट। एक तीसरे नंबर पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो लॉजिकल कारण की है। तो इस लॉजिकल कारण में क्या हो सकता है, देखिए ये मैं मेरी तरफ से बना रहा हूँ, यानी कि मैं मेरी तरफ से इसको जो अनुभव किया हूँ उसके अनुसार है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें इत्तेफाक ना रखते हो, यानी उससे नाता ना जोड़ते हो कि नहीं भाई ये बात सही नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो उत्तर भारत में या पूर्व भारत में या आधा भारत जो इंडिया है, मतलब जो उसमें ऊपर रहता है, दक्षिण के राज्यों की बात शायद ना करें क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लॉजिक अलग है। तो देखते हैं लॉजिक है क्या। तो इस समय पर दिन काफ़ी छोटे होते हैं और रातें ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इस वजह से सर्दी का आगमन
थोड़ा ज़्यादा सर्दी जो है ज़्यादा पड़ती है। हालांकि अब मैंने समझ लिया है कि टेम्परेचर जो कम हुआ है वो सूर्य के प्रकाश कम आने की वजह से हुआ, उनकी स्पीड कम से। तो उसका नतीजा भी यही है कि जब दिन छोटे हो गए, रात बड़ी हो गई है, तो जो शुभ कार्य होते हैं उनको करने में परेशानी रहती है। लाइक आप समझिए वो छोटी सी बात, शादी में जाना है। आजकल शादी विवाह के कार्यक्रम वैसे भी बड़ी मुश्किल से एक एक दो दो दिन के रह गए हैं। पहले जैसे 7-7 दिन 8-8 दिन वाले काम नहीं रहे। अब एक ही दिन में उसको बारात ले जानी है, एक ही दिन में वो लड़की वाला स्वागत भी करेगा, सब कुछ है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत परेशानी आ जाती है। समझ लीजिए 5 घंटे किसी के ससुराल का रास्ता हो तो वो बंदा सुबह कितना जल्दी निकलेगा। कितनी भी जल्दी निकलने की कोशिश करें, हो सकता है बारातियों को टाइम दे दे कि भाई 9 बजे यहाँ से हर हालत में निकल जाएंगे, लेकिन पता पड़ रहा है लोग 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक तो सिर्फ उठ रहे हैं। उठने के बाद उन्हें नहाना धोना, तैयार होना, ये करना वो करना, ये सब काम करते करते पता चला कि 11 बज गई या 12 बज गई। फिर छोटा मोटा नाश्ता, लंच या कुछ भी करना रहेगा। तो इस तरह से चक्र बड़ा आगे चलता चला जाता है। और जहाँ 5 घंटे में हमको पहुँचना था आगे, यानी कि मान लीजिए दिन में 3 बजे सामने वाले के पास पहुँचना है और हम पहुँच रहे हैं रात को 7 बजे 6 बजे, तो वो सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। लेकिन लोग बड़े होशियार हैं, इससे बचने के लिए एक दिन पूर्व ही अपनी बारात निकाल लेते हैं। अब एक दिन पूर्व बारात निकालने का मतलब मान लीजिए रात को 9 बजे या रात को 8 बजे या रात को 10 बजे बारात निकाली, तो वो टाइमली उनके पास जल्दी पहुंच जाएंगे ताकि सो जाएं। लेकिन कई बार दुर्घटनाओं के शिकार इसमें हो जाते हैं लोग। जैसे कि मान लीजिए कोई रात को गया तो निश्चित है रात को कोहरा पड़ेगा, धुंध पड़ेगी, ओस जमेगी, नींद ज़्यादा आएगी या बहुत सारी चीज़ें। फिर बारात के मतलब खाली ड्राइवर को अकेले को जाना नहीं है, बहुत सारे उसमें साथ जाएंगे। बहुत से लोगों को सर्दी हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। अगला दिन जब नींद नहीं रह पाएंगे तो वो वैसे ख़राब हो सकता है। बहुत सारी एक टिपिकल कंडीशंस है जिसकी, क्योंकि दिन छोटा होने से हमारे पास सारे काम रात को करने का ऑप्शन आ जाता है। और ये जब ऑप्शन आता है तो ये बड़ा ही तकलीफदेह हो जाता है, यानी कि मेज़बान और मेहमान दोनों ही परेशान। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन अभी 11 तारीख को एक शादी थी जिसमें मैं जाकर आया। 10 तारीख को उनका छोटा मोटा फंक्शन था, वो सब हमने अपने हिसाब से कर लिया जो भी करना था। बारात में जाने का नंबर था तो, लेकिन ऐसी सर्दी देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाऊं। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे 11 तारीख को दिन में मुझे खबर आती है कि जो बस इस तरह से बारात मतलब इसमें गई थी, उसके ड्राइवर को झपकी आ गई। और ईश्वर की ही कोई मेहरबानी रही कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, वरना एक बहुत बड़ी दुखद घटना हमारे सामने आज घट जाती। कहने का मतलब एक बहुत दुखद समाचार हमको मिलता है। मैंने कहा ईश्वर की कृपा है, सब लोग सुरक्षित रह गए। जबकि इस प्रकार के कार्यक्रम की आलोचना सदैव की जाती है। बाद में लोग कहते हैं कि अरे ये क्या कर लिया, ऐसे नहीं करना था। लेकिन सच यही है कि जब इस तरह की स्थिति हो तो फिर ये दिक्कत आ जाती है। हालांकि सर्दी शुरू हो गई है, अभी अच्छी खासी हो गई है, मलमास नहीं लगे, लेकिन मलमास का नज़दीकी समय ही है। तो सोचिए जब अभी ऐसी स्थिति है तो आने वाले दिनों में ये सर्दी और तेज पड़ेगी तो फिर और क्या स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए सदैव ऐसी स्थितियों में बचना चाहिए, खुद भी बचें, मेहमानों को भी बचाएं, ताकि इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम हमको ना मिले देखने को। तो एक लॉजिक था मेरी तरफ से। तो आप ही बताइए, ऐसे करने में मज़ा है, आनंद है, या ये सजा के समान है? मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि ये जो चीज़ है मैं उत्तर भारत के लिए विशेष बताई है। दक्षिण के कुछ राज्यों में जैसे कि आप मुंबई मान सकते हैं, मतलब महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा, यहाँ सर्दी उतनी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी टेम्परेचर ज़रूर थोड़ा कम हो जाता है। और वो लोग शादी करते हैं कि नहीं करते, वो उनका लुकआउट रहता है। हालांकि कुछ रीति रिवाज का फ़र्क होने की वजह से शायद वो कर लेते हो या नहीं भी करते हो, या कुछ उत्तर भारतीय हों तो वो नहीं करते हो, या कैसा एक ताना बाना है वो लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ उत्तर भारत में ये पूरी तरह से, जहाँ ठंड का माहौल है, ठंड का इलाका है, वो पूरी तरह से वर्जित रखते हैं कि भाई इसमें शादी नहीं करेंगे। तो ये एक मुख्य कारण हो जाता है। ये जो मैंने बताया अभी टेक्निकल या लॉजिकल इसका रीजन, आप कितने इत्तेफाक रखते हैं, कितने सहमत हैं, ज़रूर से अपना मत कमेंट बॉक्स में बताएं, सुझाव बताएं, या क्या आपको लगता है इसमें आप भी मेरे साथ सहमत है कि नहीं, ज़रूर से बताएं। लास्ट पॉइंट देखते हैं, क्या करें। तो ये 1 महीना कोई खाली नहीं बैठेगा, ना ही किसी के पास फालतू समय है, ना ही कुछ और है। लेकिन हाँ, विचारणीय है कि क्या करें फिर इस 1 महीने का। तो दोस्तों ये वक्त है भगवान विष्णु की आराधना करने का, क्योंकि जो भी माह सबसे बेकार माना गया, यहाँ तक कि मल मास जो भी है, जो कि 3 साल में एक बार आता है, उसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। जब पुरुषोत्तम मास ने ये स्थिति देखी, भाई मेरा कोई धनीधोरी नहीं, मुझे लोग बहुत बेकार समझ रहे हैं, मुझे ऐसा समझ रहे हैं, तो वो महीना गया भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में। जब वो तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने भी तपस्या करी और उन्हें प्रसन्न किया कि भाई मेरी इस समस्या का आप समाधान करो प्रभु। मुझे तो बिल्कुल दुनिया में
आपके सिस्टम की वजह से या चंद्रमा का जो हर साल 15 दिन या 10 दिन कम हो जाना है, उसकी वजह से मेरा बड़ा संकट आ गया है, मुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने उसकी प्रार्थना विनती सुनकर के एक ही कहा कि जाओ, आज से तुम्हें पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। पुरुषोत्तम मतलब भगवान स्वयं विष्णु। जितनी ज़्यादा आराधना करेंगे, जितनी ज़्यादा पूजा भगवान विष्णु की करेंगे, उतना ही ज़्यादा लाभ बाकी के 12 महीनों से ज़्यादा पुरुषोत्तम मास में मिलता है। आपने देखा होगा गायत्री यज्ञ हो रहे हैं, लोग सत्यनारायण कथा कहा रहे हैं, या जो अपने मतलब कॉलोनी में या किसी भी प्रकार की कथा होती है, चाहे वो स्वयं कराएं, समाज कराए या फिर अपना शहर करवाए, किसी भी प्रकार की भागवत कथाएं वगैरह जो कराते हैं, वो सब उसी माह में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा बुकिंग रहती है। नोट कीजिएगा, भले बरसात आ रही हो या कैसा भी मौसम हो रहा हो, लोग करवाते हैं, क्योंकि वो पुरुषोत्तम मास इसीलिए माना गया है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु, भगवान शिव, जिनको भी आप पसंद करते हैं, विशेषकर भगवान विष्णु का नाम जरूर लें, अच्छा खाएँ, थोड़ा हेल्थी, जितना कि आपका टेम्परेचर बॉडी के अंदर जा सके, जितना टेम्परेचर बॉडी का बढ़ सके, उस प्रकार का खाना इस समय पर जरूर खाना है, ताकि ये 1 महीना बेहद आसानी से निकले। कई जगह तो शास्त्रों में ये तक लिखा गया है कि इस समय मृत्यु होना मतलब कहीं ना कहीं अशुभ संकेत का भी समाचार माना जाता है। हालांकि इससे अभी इत्तेफाक नहीं रखा जाएगा, इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि देखो जन्म मरण परण, ये 3 जो चीज़ होती है, ये कब किसको आएगी किसी को पता नहीं है। और इसी समय पर ज़्यादा जाते भी हैं लोग, क्योंकि सर्दी बहुत से लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। अपने आसपास जो बड़े बुजुर्ग हैं, ज़्यादा अवस्था के लोग हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उन्हें कोई दमा का प्रॉब्लम है या अस्थमा है या और किसी प्रकार का घुटनों का या किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत है जो सर्दी में ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रॉपरली इलाज नहीं मिल पाता या फिर प्रॉपर इलाज हो भी नहीं पाता उनका, तो फिर कहीं ना कहीं उनका जो ऊपर जाने का समय है वो नज़दीक आ जाता है, या फिर इस समय पर हो ही जाती है ऐसी स्थितियाँ कई बार कि लोग स्वर्गवास या ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि जब सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो ये सब कुछ होगा ही होगा। तो ईश्वर शांति दे उनकी आत्मा को, जो इस समय पर जाएं। ठीक है, स्वर्ग नरक उनके कर्मों के हिसाब से उनको स्वतः ही मिल जाएगा, उसमें आपका या मेरा या किसी का भी कुछ करना धरना नहीं, किसी का भी कुछ लेना देना नहीं रहेगा। जो भी लेना देना है सब उसके स्वयं के कर्म रहेंगे। जाना आना मरना, जैसा बताया मैंने आपको, परण करना, वो सब एक समय के अनुसार चलेगा ही चलेगा। लेकिन आज की बात खरमास या मलमास पर थी, तो उसके बारे में ये एक इस प्रकार की स्थिति थी। एक और इम्पोर्टेंट बात है, मीन राशि में भी जब सूर्य प्रवेश करते हैं तब भी लगभग यही स्थिति बनती है। हालांकि उस समय सर्दी उतनी नहीं रहती, लेकिन फिर भी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। और ये समय होता है होली के आसपास का, होली से 10-15 दिन पहले, होली से 10-15 दिन बाद ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि मीन राशि भी मीन राशि भी बृहस्पति देव की राशि है, और गुरु जो है उसको डायरेक्ट हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं भगवान विष्णु से जोड़कर देखा गया है। तो जब वो स्थिति वहाँ पर भी है, तो फिर कहीं ना कहीं इन 2 महीनों का विशेष ध्यान रख करके शादी ब्याह वर्जित किए गए हैं। और फिर देव सो जाते हैं अपने जुलाई के अंदर, जब तो वो भी आप जानते हैं देव शयनी 11 जिसे कहते हैं, उससे लेकर के देव उठनी 11 तक, यानी कि 4 माह भगवान विष्णु क्षीर सागर में बिल्कुल आराम मुद्रा में रहते हैं, इसलिए शादी ब्याह उस समय भी नहीं होते। तो मोटे मोटे ये 6 महीने जो होते हैं शादी ब्याह नहीं होने का कारण यही है। और उसमें भी खरमास और मलमास सबसे मुख्य माना गया है। क्यों? क्योंकि इस समय पर ऐसी स्थितियां रहती है जो दुर्घटनाओं का शिकार बनने में, परिवार में सामंजस्य को मतलब तालमेल नहीं बैठने देने में या डिस्टर्बेंस करने में योगदान देती है। तो इन परिस्थितियों से बचना चाहिए। और ये आज खरमास या मलमास की जानकारी। अगर अभी तक आप वीडियो सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल तक आए हैं, सब्सक्राइब करके जाएं। ज्योतिष विज्ञान से संबंधित चीज़ें जानना चाहते हैं तो अवश्य ही वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आज का अवश्य बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय बाय।